Hi guys, welcome to my channel Shah or Share Bazaar. This is part two of the video companies to avoid and red flags in companies. In the previous video, the part one, we discuss about कौन सी companies avoid करनी चाहिए, कौन से business models avoid करने चाहिए, और companies जिनकी performance poor है, उनको avoid करना चाहिए. Now we spoke about some of the performance parameters, but in this video, I'm going to take you through some examples जिससे आपको एक आइडिया आएगा कि जब आप स्क्रीन कर रहे हो कंपनियों को तो क्या उनमें देखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस. सो आइए शुरू करते हैं. So the first one is low ROE and ROC. As explained in the previous video, ROE is return on equity. Basically जो टोटल इक्विटी है, समझो 1 करोड़ की इक्विटी है और प्रॉफिट होता है 10 लाख, तो रिटर्न ऑन इक्विटी हुआ 10%. अब जितना आरओई बेटर उतना इन्वेस्टर के लिए फायदेमंद है, उसका मतलब बिजनेस शेयर होल्डर को रिवॉर्ड कर रहा है अच्छे से. नाउ when the ROE is low or ROC is low, you will often find that the stock will not perform very well over long period of time. ये कंपाउंडर नहीं होगा. और ये एग्जाम्पल अगर आप देखिए, ये सेल लिमिटेड का है, स्टील कंपनी है जो अभी बहुत भाग रही है. पर आप देखिए 2011 से इसका आरओई कभी प्लस होता है, कभी माइनस होता है, और ये हमें बिल्कुल नहीं पसंद है. वी डोंट लाइक कंपनीज व्हिच हैव नेगेटिव आरओई इवन इन एन सिंगल ईयर. अगर आया भी है तो कोई कारण होना चाहिए, पर ये सेल में इसलिए है बिकॉज ये एक सिक्लिकल कमोडिटी स्टॉक है, इसलिए जिस बूम ईयर्स में आरओई प्लस हो जाता है एंड द अपर रेंज ऑफ आरओई इज अराउंड 10%, और बस्ट ईयर्स में ये नेगेटिव भी चला जाता है. इसलिए आप देखिए, अगर आपने 2011 में सेल में इन्वेस्ट किया होता तो आज भी आप वही के वही पड़े होते. आपका इन्वेस्टमेंट कोई भी एक्सेलेंट एक्सेप्शनल कंपाउंडिंग नहीं जनरेट कर पाता. हेंस सिक्लिकल स्टॉक एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर या ट्रेडर जो साइकिल को समझता है वही खेल सकता है. इसलिए वी प्रेफर टू हैव कंपनीज who has ROE and ROC more than 20% for at least 3 years. So this you should keep in mind. Uh, Only the companies who produce such ROE can become consistent compounders. And also you'll have to figure out the reason why company in near future, अगर समझो कंपनी पहले पास में ROE कम कर दी थी और अब ज्यादा करती थी, तो you will also have to figure out if this ROE the company will sustain. और ROE कैसे sustain होगा? अगर profit sustain होगा, right? Moving to uneven revenue and PAT growth. अब just like ROE, see, investors and markets love predictable certainty. We don't like a lot of variability. Hence, अगर HEG Limited देखोगे, जो अराउंड 2019 और 20 में ये बनाता है आर्क रिएक्टर के इलेक्ट्रोड्स जो स्टील फर्नेसेस आर्क फर्नेसेस में यूज होते हैं, वो उसकी सॉलिड शॉर्टेज हो गई थी. और इस दरमियान एचईजी वाज अ वेरी बिग बेनिफिशियरी इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स. बट इफ यू सी 2017 में इसका पैट इसका टॉप लाइन था 800 करोड़ और पैट था माइनस लॉस था 50 करोड़ का. अब 18 में 2000 करोड़ और फिर 19 में डायरेक्ट 6000, ऑलमोस्ट 7000 करोड़, और पैट हो गया 3000 करोड़. हमको तो लगा ये कंपनी फट गई है. बट अगेन अगर आप बिजनेस मॉडल समझते तो आपको दिखता कि ये सिक्लिकल स्टॉक है, और जैसे ही साइकिल टर्न हुई, रेवेन्यू कहाँ से कहाँ गिर गई, 6000 करोड़ से सीधी 2000 करोड़ और फिर 1300 करोड़. जो प्रॉफिट 3000 करोड़ का था वो 53 करोड़ पे ड्रॉप हुआ और अल्टीमेटली माइनस 25 करोड़ लॉस में हुआ. तो आप अगर चार्ट देखोगे तो अगर आपने 17 या 20 में भी ये स्टॉक लिया होगा तो यू वुड हैव बीन सिटिंग इन लॉसेस. एंड नॉर्मली ये जो अनइवन प्रॉफिट और रेवेन्यू होता है ये कमोडिटी स्टॉक्स में होता है या बहुत ही वीक बिजनेसेस में होता है. So always try to find businesses where there is consistency in revenue and PAT. And at least there has to be some growth. Even if the growth is 5%, that's okay, but that something is better than nothing. Moving on to high debt to equity ratio and low PAT margin. As I explained, a business with high debt and is in a business where their profit has low margin is bound to lose money. उसका मतलब बचने वाले नहीं हो, मरने के लिए पैदा हुआ है.
वो बिजनेस मॉडल में हाथ ही नहीं डालना चाहिए। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जहां हम देख रहे हैं कि 2011 से कंपनी के पास कंसिस्टेंट डेट रहा है और वो 1 या 1.5 और इवन 2 तक गया है। सो व्हाट इज डेट टू इक्विटी रेशियो? बेसिकली अगर आपकी इक्विटी 100 रुपए की और अगर मेरा डेट भी 100 रुपए का है कंपनी पे उधार भी, तो 1 होगा। 100 डिवाइड बाय 100। अगर मेरी इक्विटी टोटल साइज है 100 रुपए और मैंने उधार लिया है 200 रुपए, तो डेट टू इक्विटी रेशियो 2 हो जाएगा। नाउ 2 इज वेयर मतलब कंपनी पूरी बिक भी जाए तो उधार नहीं चुका पाएगी, और 1 इज अ डेंजरस कैटेगरी। नॉर्मली प्रेफरेंस इज बिलो 0.5 in terms of debt to equity ratio when the business is has growth and has decent margins. Now if you see this stock, which is Dilip Buildcon, uh, it has consistently had debt, और उसका मार्जिन आप देखिए 3%, 4%, 5%, मैक्सिमम अपर लिमिट 9-10% के ऊपर नहीं है। अगर आपने ये कंपनी में 2011 में इन्वेस्ट किया होता तो आज आप लॉस में बैठे होते। तो ऐसी कंपनीज अवॉइड करनी चाहिए आइडियली। Moving on to frequent equity dilution. Now, this is a classic case of Suzlon. Suzlon was the poster boy of Indian wind energy, right? And अभी तो पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी के पीछे चली, पर आज भी सुजलॉन में कोई पैसा नहीं बना है। Isn't that surprising? एक्चुअली सरप्राइजिंग नहीं है, ये पूरा मैनेजमेंट का कारनामा है। ये क्या हुआ कि 2007-8 में जो बूम आया था, उसके बाद सुजलॉन ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंशन, अलग अलग बिजनेसेस ट्राई किए और बहुत हाई डेट ले लिया। ये हाई डेट के वजह से कंपनी की जो कंपनी का प्रोडक्शन था वो सर्विस नहीं कर पाया, बिकॉज धीरे धीरे विंड मिल की बिकनी कम हो गई। तभी क्या हो रहा था, जब इनिशियली आया था तो उसमें बड़ी कंपनीज को विंड मिल लगाने के लिए बहुत गवर्नमेंट इंसेंटिव्स मिले थे। जैसे आप हायर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते थे, मतलब आपने अगर 1 करोड़ की विंड मिल खरीदी तो आप 70 lakhs तक का डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते थे ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जिससे टैक्स सेविंग होता था। तो इंसेंटिव थे। अब जब ये इंसेंटिव चले गए और पावर परचेस अग्रीमेंट्स में प्रॉब्लम आने लगे, गवर्नमेंट टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए पैसा नहीं देती थी, विंड मिल विंड मिल जिन्होंने भी विंड मिल लगाए थे उनको, तो अचानक से डिमांड ड्रॉप हो गई और सुजलॉन की एक भारी कैपेसिटी अनयूटिलाइज रह गई, और जो दूसरे बिजनेसेस में भी पैसे डाले थे वो भी नहीं चल पाए। हेंस डेट वाज सो हाई। तो अब सुजलॉन ने क्या किया? आप देखिए 2011, 12, 13 तो सब 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 सही था। 14 में 177 करोड़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे। वहां से वो जम करके 248 करोड़ हो गए। मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो मार्केट में है वो 177 से 248 हो गए। फिर 15 में 370, 16 में 500, 17 में भी 500 रहा, 18 में 530, 19 में भी 530, और 21 में देखोगे तो 850 करोड़ शेयर हो गए फ्रॉम 170 से। मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी इक्विटी डाइल्यूट हुई है। डाइल्यूशन का मतलब क्या है? समझो आप एक पार्टनरशिप बिजनेस में हो जहाँ 50-50 के पार्टनर हो और एक पार्टनर के साथ अगर थर्ड पार्टनर आ जाता है तो आप लोग का रेशियो हो जाएगा 33-33-33। वैसे ही जब कंपनी नया पैसा रेस करती है, QIP या प्राइवेट प्लेसमेंट कर करके उन लोग नए शेयर्स इश्यू करते existing या न्यू इन्वेस्टर्स को टू रेज फंड्स इन ऑर्डर टू पे ऑफ डेट या टू एटलीस्ट रन द शो कंपनी चलाने के लिए। जितना ये डाइल्यूट करते हैं उतने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ जाते हैं, और अगर कंपनी के पास अर्निंग पावर नहीं है तो ईपीएस डाइल्यूट हो जाती है और ओवरऑल सारे शेयर होल्डर का नुकसान होता है। इसलिए आप अगर देखोगे तो 2011 से 21 में भी 21 तक शेयर होल्डर ने ये स्टॉक में सिर्फ पैसा गवाया, नहीं बनाया। जबकि there is a huge trend of renewable energy on which Suzlon could have capitalized, but unfortunately, because of the past decisions and problems in the company and so much of dilution, a lot of shareholders have lost money. So I hope these are the small indicators that you can see very quickly while you are screening a share. या जब भी किसी ने टिप दे दी ना, ये सब देख लो, और अगर कचरा है तो उसको बोलो बॉस तेरा टिप कचरा है, right? So moving on,
नाउ देयर आर टू प्राइमरी रेड फ्लैग्स, और रेड फ्लैग्स है ना स्कैमस्टर्स के लिए है। बिकॉज इन्वेस्टर को, हमको कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी स्कैम कर रही है या जेन्युइन? देखिए, मेरे पास दो सिंपल आइडेंटिफिकेशन टूल्स है, और ये टाइम टेस्टेड, बहुत लोगों ने वापरे, सालों से है। एक है कि अगर कंपनी पैट रिपोर्ट कर रही है, 500 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, और ये नेट प्रॉफिट है, तो 500 करोड़ पे उसने कुछ टैक्स तो भरा होगा। 40, 50, 100 करोड़, जो भी 20-25% कॉर्पोरेट टैक्स रेट है। बिकॉज जब कंपनी पैट तभी भी रिपोर्ट कर सकती है जब कंपनी में कैश नहीं आया हो। सो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। इंडियन अकाउंटिंग में ऐसा होता है कि हम सेल तब बुक करते हैं जब गुड्स हम कस्टमर को डिलीवर करते हैं। हम तब तक नहीं रुकते जब तक एक्चुअल फिजिकल कैश हमको सेटलमेंट में आता है। तो जब कंपनी पैट रिपोर्ट करती है और टैक्स नहीं भरती है, टैक्स रेट बहुत कम है, मतलब कंपनी को इनफ कैश नहीं आ रहा है फॉर द गुड सोल्ड, और हेंस उसने भरा नहीं है, उसने डिफर टैक्स किया है। अब जब कंपनियां लंबे अरसे के लिए करती है, तो यार ये सोचने वाली बात है कि अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो टैक्स क्यों नहीं भर रही है, गवर्नमेंट भी तो पकड़ेगी। और अगर कंपनी टैक्स भर रही है, मतलब दैट इज गुड, बिकॉज देन इट इज एक्चुअली मेकिंग प्रॉफिट। कोई भी फ्रॉड पे टैक्स नहीं भरता, 50-100 करोड़ का फ्रॉड करके पैट को मिस रिप्रेजेंट करके उस पर कोई टैक्स नहीं भरने वाला। तो हमेशा देखिए कंपनी टैक्स कंसिस्टेंटली पे कर रही है और कितना पे कर रही है पैट पे। इज इट इन लाइन विद द इंडस्ट्री और इट इज डिविएटिंग? द सेकेंड इज चेक द ऑपरेटिंग कैश फ्लो। आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कैश फ्लो फॉर ऑपरेशंस बहुत जरूरी है। अगर एक कंपनी 100 करोड़ रुपए पैट रिपोर्ट करती है, बट ऑपरेटिंग कैश फ्लो खाली 50 करोड़ है, तो बॉस कुछ लोचा है। फॉर द सिंपल रीजन कि भाई तूने 100 करोड़ रुपए अगर कमाए हैं, तो क्यों खाली 50 करोड़ आए? तो इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो कंपनी बहुत उधार पे माल दे रही है, इसका मतलब कंपनी इज फेसिंग अ लॉट ऑफ कंपटीशन, या तो उसका प्रोडक्ट की इतनी डिमांड या सुपिरियरिटी नहीं है। या सेकंड रीजन इज बॉस ये स्कैमर है, ये खाली पैट रिपोर्ट कर रहा है पर ये कैश जनरेट नहीं कर रहा है। सो अगर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कोई भी कंपनी कैश जनरेट नहीं करती, इक्विवेलेंट और लिटिल लेस, अगर समझो 100 करोड़ के बदले 90 करोड़ भी हो कैश फ्लो, मतलब पैट अगर 100 करोड़ है और 90 करोड़, फिर भी ठीक है यार, कोई बात नहीं। 10 करोड़ का ऊपर नीचे समझ सकते हैं, वर्किंग कैपिटल में इधर उधर होता है। बट 50 करोड़, 60 करोड़ या 40 करोड़ रिपोर्ट करे जबकि पैट 100 करोड़ है, तो गड़बड़ है। एट द सेम टाइम ये देखिए कि कितनी बार ऐसा हो रहा है। एक आध बार ठीक है, हो सकता है कुछ हो गया हो, कुछ इवेंट हो गई हो, कुछ एंट्री ऊपर नीचे हो गई हो, या बिजनेस में। बट अगर 2-3 साल कंसिस्टेंटली ऐसा हो रहा है जहां कंपनी पैट रिपोर्ट कर रही है 100 करोड़, और ऑपरेटिंग कैश फ्लो सब्सटेंशियली कम है, 30, 40, 50, 60 करोड़, तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। सो विद दिस आई होप आपको रेड फ्लैग्स एंड कंपनीज टू अवॉइड में मजा आया होगा। आप and this will help you to identify quality stocks and avoid kachra stocks. In the next video, we will be discussing about a company that I personally like, which is called Acelia Solutions India, and we'll be using Technofunda analysis to identify if we should buy this share for long term or not. I hope you have enjoyed this series on companies to avoid and red flags. If you have any questions, put them down in the comment below. And yes, don't forget to hit the subscribe button so that you're always updated for our next videos. Thank you so much.